हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, हमने रिसेंट पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बीएनएसएस का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पढ़ा था, लेकिन हमने कहाँ उसको लास्ट में लाके छोड़ दिया था। हमने जजमेंट के पास उसको ला करके छोड़ दिया था। मान लो आप किसी केस में कन्विक्टेड हो, आपके खिलाफ जजमेंट हो गई, तो आपको सज़ा हो गई। उसके बाद तो सज़ा के बाद आप कहाँ क्या करोगे? अपील करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिमिनल अपील कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात आता है कि क्रिमिनल अपील होती क्या है। तो अपील क्या होती है? देखो देखो अपील ऐसा होता है ना कि एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आप हायर कोर्ट को जजमेंट को रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, क्रिमिनल अपील में ये होता है कि ये अपील किसके द्वारा की जाती है? जो एक्यूज है ना, उसके द्वारा की जाती है। मतलब कि एक्यूज्ड ने कोई एक्यूज के खिलाफ जजमेंट हो गई है, ठीक है, तो वो अपील करेगा किस पे? हायर कोर्ट में, ताकि जो भी जजमेंट दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, उसे अगर लगता है ऐसा, तो वो एक क्रिमिनल अपील फाइल कर सकता है। चलो ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अपील वर्सेस रिवीजन क्या होता है। ठीक है तो देखो, अपील क्या होता है? अपील में ऐसा होता है ना कि जो एक्यूज्ड होता है उसको ये लगता है कि मेरे खिलाफ जो भी जजमेंट दिया गया है वो गलत है। ठीक है, दो चीज़ों के बेसिस पे, या तो आपके फैक्ट के बेसिस पे, सबसे पहली बात, या तो फैक्ट के बेसिस पे या फिर लॉ के बेसिस पे। जबकि आपके इस पे रिवीजन में क्या होता है, उसको जो एक्यूज रहता है उसको ये लगता है कि जो भी डिसीजंस दिए गए हैं, जो भी डिसीजन कोर्ट के द्वारा या फिर जज के द्वारा दिए गए हैं, वो कि उनके जुरिडिक्शन के बाहर था, या तो ठीक है, या फिर जो भी ना एविडेंसेस प्रोवाइड करे थे ताकि मैं दोष मुक्त हो सकूं, तो उसको अच्छे से वेरीफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो उस केस में हम रिवीजन में जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अपील कब होती है। अपील के केसेस में ये होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट के डिसीजन को लेकर के आप हायर कोर्ट पे हमेशा अपील करते हो। लेकिन रिवीजन में कई बार ऐसा होता है ना कि आप कई बार सेशन कोर्ट का जो मामला है, उस मामले को ना आप सेशन कोर्ट के जो अपर जज होता है, क्या बोलते हैं उसको जो सुप्रीम जज होता है, आप उसके पास भी आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत है, आप जा सकते हो, इट्स ऑन योर सेल्फ। लेकिन आप अगर चाहो ना तो रिवीजन के लिए आप उन सेशन कोर्ट के ही एक सुपीरियर जज को आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने कोई भी केस को रिवीजन में डाल दिया है, तो रिवीजन के बाद आप रिवीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस रिवीजन के बाद आप सीधे कहाँ अप्लाई करोगे? आप अपील के लिए अप्लाई करोगे। क्रिमिनल अपील का ना क्या क्या पर्पसेस होते हैं? इनके चार मेन पर्पसेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है करेक्ट एरर्स इन द जजमेंट। मान लो कि कोई जजमेंट जो दिया गया है उसमें कोई एरर आ गया है, कोई त्रुटि आ गई है, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्रिमिनल अपील की जाती है। दूसरा आता है द एग्जामिन एविडेंस। एविडेंस जो था वो कोर्ट में दिया गया, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, तो इसके लिए हम क्रिमिनल अपील करते हैं। तीसरा जो है रिड्यूस और इंक्रीज द पनिशमेंट। रिड्यूस कौन करने के लिए अप्लाई करेगा? मान लो कि कोई एक्यूज है ना, तो वो अप्लाई करेगा ताकि उसकी पनिशमेंट जो है ना वो रिड्यूस हो जाए। स्टेट करेगा क्या? स्टेट करेगा इंक्रीज कराने के लिए किसी पनिशमेंट को। ठीक है, चौथा जो होता है वो इंस्टीट्यूट जस्टिस के लिए होता है। मान लो कि अगर दो कंडीशंस होती है, अगर स्टेट को ये लगता है कि भाई इसको तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी, ये जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अप्लाई करेगा क्रिमिनल अपील के लिए। ठीक है, जबकि कई बार ये होता है कि जो एक्यूज रहता है उसको ये लगता है कि भाई मेरे को जो सज़ा दी गई है ना यार, वो ज़्यादा हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी वैसी, तो वो अपील करेगा कैसे? क्रिमिनल अपील के थ्रू। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिमिनल अपील। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के क्रिमिनल अपील होते हैं, लेकिन हमने मोस्ट कॉमन वाले इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला एक अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन। जो भी एक्यूज्ड है, जो भी कन्विक्टेड है, जो कि गिल्टी पाया गया है, वही इसके लिए क्रिमिनल अपील करता है। ठीक है, दूसरा आता है अपील अगेंस्ट द एक्विटल। मान लो कि कोई किसी को डिक्लेयर कर दिया है, कोई क्रिमिनल है, उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये गिल्टी नहीं है, तो लेकिन स्टेट है ना वो डिसएग्री कर रहा है, नहीं भाई ये तो गलत है, ये दिस इज इनजस्टिस, तो वो क्या रहेगा? स्टेट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई कंप्लेनेंट है जो कि कोर्ट के परमिशन से ना वो अपील कर सकता है अगेंस्ट द एक्विटल। ठीक है, तीसरा होता है अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंसेस।
मान लो कि कोई भी पनिशमेंट है वो बहुत कम, बहुत लाइट है वो, ठीक है, बहुत कम है वो, तो उसके लिए अपील करी जाती है। वो कैसे की जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई क्राइम करा है, ठीक है, जिसके लिए मेरे को कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए 7 साल की, लेकिन मेरे को सज़ा मिली है ना वो 5 साल की, 3 साल की मिली है मान लो, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, यार ये तो गलत है यार, ये तो इनजस्टिस हो रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, वो फाइल करेगा क्रिमिनल अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। चौथा आ जाता है अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ओनली। मान लो कि किसी एक्यूज ने अपना गिल्ट है ना एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने गलती करी है, लेकिन वो चैलेंज कर रहा है पनिशमेंट को। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने कोई क्राइम करा है, ठीक है, मैंने किसी का मर्डर करा है, तो उस केस में क्या होता है कि मैंने ये बोल दिया कि भाई मेरे को मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं गिल्टी हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन कोर्ट ने क्या करा, यार कोर्ट को सज़ा देनी चाहिए थी कि 7 साल की सज़ा देनी चाहिए थी, मुझे ये लगा, लेकिन कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने मेरे को लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्रिमिनल अपील करूंगा अगेंस्ट द सेंटेंस। जो तीसरा है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील। मान लो सबसे पहला आता है कि मान लो कि कोई केस था ना, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जिसकी जजमेंट हो गई है, तो उसकी अपील है ना अब कहाँ होगी, सेशन कोर्ट में होगी, वो भी कब तक, 30 दिन के अंदर होगी। दूसरा आता है टू द हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट का कोई मामला था, ठीक है, वो गया, मान लो कि उसकी जजमेंट हो गई है, ठीक है, तो उसकी अपील कब तक कहाँ होगी, अब हाई कोर्ट में होगी, वो भी 60 दिनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आता है, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है, वो उसकी क्रिमिनल फाइलिंग की अपील कितने डेज की है, वो है 90 डेज की। चलो ठीक है। अब आता है मेन मुद्दा। अब फोकस से ध्यान से देखना इसे। 14 जो पॉइंट है ना, वो बताता है डिटेल प्रोसीजर फॉर क्रिमिनल अपील, कैसे क्रिमिनल अपील है ना वो की जाती है, ठीक है। इसके बाद मान लो कि मैं ये पढ़ा दूंगा, इसके बाद से मैं अभी किसी और दिन क्लास लूँगा लैपटॉप पे, मैं आपको MS वर्ड के बारे में पूरा सिखा दूंगा, ठीक है। कि कैसे उस पर आपको एक क्रिमिनल अपील बनानी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप जो है ना, वो ऑब्टेन करना होता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट। मान लो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया ना, उसकी कॉपी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप जा करके क्रिमिनल अपील फाइल करोगे, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है अपील करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना। क्या मैंडेटरी होता है, जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मैंडेटरी होता है, जो कि लोअर कोर्ट ने दी है, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, कंसल्ट ए लॉयर। देखो मैक्सिमम केसेस में ये होता है ना, जब आप केस हार जाते हो तो लोगों के माइंड में ये आता है, यार इस लॉयर की वजह से ना मैं केस हार गया, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं ना, दूसरे किसी लॉयर से ना कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कंसल्ट करने में वो अपील करते हैं, मान लो अपील करना होगा, तो वो क्या कंसल्ट करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे कि यार तुम मुझे बचाओ। कैसे बचाएगा वो, या तो वो एरर खोजेगा जजमेंट में, ठीक है, या तो कोई एविडेंस से रिलेटेड इशू निकाल लेगा, या फिर कोई तीसरा है ना लीगल ग्राउंड निकालेगा कि जिसकी वजह से ना क्रिमिनल अपील की जा सके और जो कन्विक्टेड है, जो एक्यूज्ड है, उसको बचाया जा सके, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है ड्राफ्ट अपील, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म बताता है कि कैसे एक क्रिमिनल अपील को ड्राफ्ट करना है, ठीक है। वैसे मैं एक नीचे में लिंक डाल लूँगा, या फिर मैं मोस्ट प्रोबेबली एक PDF डाल दूँगा, जिसमें आपके एक क्रिमिनल अपील की एक कॉपी रहेगी, ठीक है, उसको ध्यान से देख लेना। तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे, सबसे मेन पहला जो आता है वो टाइटल या फिर हेडिंग आती है। तो इसमें क्या रहेगा, उसमें ये रहेगा कि कौन से धारा के अंदर, मतलब ये बताया जाएगा किस लिए अपील कर रहे हो भाई। टाइप्स ऑफ अपील होती है ना, तो कौन सी अपील कर रहे हो आप, कौन सी अपील कर रहे हो। मान लो एग्जांपल मैंने दिया है, क्रिमिनल अपील अंडर सेक्शन 417 PNSS, किसका है, एक्विटल का है, ठीक है। अब इसमें आता है दूसरा जो पॉइंट आता है, वो होता है पार्टीज। एक तो अपीलेंट हो जाएगा, जो जिसकी तरफ से या तो एक्यूज स्टेट या फिर कंप्लेनेंट हो जाएगा, जो कि कोर्ट के जो कि परमिशन से होता है। दूसरा हो जाएगा रेस्पोंडेंट हो जाएगा, यूजुअली ये तो स्टेट ही होता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा केस डिटेल्स। हमेशा ध्यान रखना केस डिटेल्स में क्या क्या होते हैं, केस नंबर होता है, कोर्ट का नाम होता है, और डेट ऑफ जजमेंट होता है, ऑफेंस किस ऑफेंस के लिए आपको चार्ज किया गया था, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट है। केस डिटेल में क्या क्या लिखा होना चाहिए, केस नंबर होना चाहिए, कोर्ट का नाम होना चाहिए, डेट ऑफ जजमेंट होनी चाहिए, ऑफेंस किस किस ऑफेंस के लिए, कौन से ऑफेंस के लिए आप चार्ज किए हुए, मतलब कि कौन कौन से चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा टाइटल और हेडिंग, ठीक है। उसके बाद पार्टीज का नाम आएगा, फिर केस के बारे में सारी डिटेल्स आएगी। अब आता है मेन मुद्दा, फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है।
फैक्ट्स ऑफ द केस में ये सीक्वेंस याद कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम हर जगह ना, हर आपके हाई कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में मैक्सिमम मैंने देखा है कि यही आपके सीक्वेंसेस चलते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या होता है, एफआईआर लॉन्च कब हुई, डेट का क्या थी, ठीक है। एफआईआर में किसका मतलब एफआईआर की सारी डिटेल्स आपकी रहेंगी उसमें। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में क्या आया। तीसरा है कौन कौन से चार्जेस फ्रेम किए गए, कौन कौन से चार्जेस लगाए गए। चौथा जो है उसमें ये बताया जाएगा कि आपके ट्रायल की प्रोसीडिंग्स क्या थी, मतलब उस दौरान ना, उस प्रोसीडिंग के दौरान क्या क्या मतलब कि एविडेंसेस वगैरह प्रोड्यूस करे गए, क्या क्या कैसे कौन कौन से विटनेसेस थे, ठीक है। पांचवा जो आएगा वो जजमेंट आएगा, ठीक है। आपका मतलब जो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ऑन द होल मैं बात करूँ तो सिर्फ केस का फैक्ट नहीं होगा, वो केस के फैक्ट के साथ आपकी एफआईआर क्या हुई। मान लो केस में क्या हुआ, केस में किसी का मर्डर हुआ, वो उसका फैक्ट हो गया। दूसरा हुआ एफआईआर लॉन्च कब हुई। तीसरा होगा इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। चौथा या चार्जेस में क्या चार्जेस फ्रेम किए गए, उसमें कौन कौन से मतलब धराए चार्जेस लगाए गए। फिर आएगा ट्रायल प्रोसीडिंग, ट्रायल प्रोसीडिंग के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन से विटनेसेस थे, कौन कौन से एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए। फिर आपकी जजमेंट आएगा, ठीक है, जो लोअर कोर्ट का होता है जजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये हमने पूरा ये फैक्ट्स ऑफ द केस हो गया। अब आता है इस पे ग्राउंड। आपको ग्राउंड्स लिखने बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ग्राउंड्स अपील करने के लिए आपके लिए वैलिड है। देखो बहुत सारे आप ही मैटर्स में ये होता है कि अपील के लिए जो ग्राउंड्स हैं बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं, लगभग 10, 5, 15, 20, 25 तक लोग हैं ना ग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। तो उतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे सिर्फ कि मान लो कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था उस केस में, ठीक है। जिस केस में जजमेंट दिया गया उसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था ही नहीं, तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा क्रिमिनल अपील के लिए। भाई जज तो देखेगा ना कि कौन से ग्राउंड पे यार अपील कर रहे हो आप। अगर जज को ये लगेगा कि भाई कोई, अगर आप कोई ग्राउंड ही नहीं दोगे तो अपील किस बात की कर रहे हो आप। आपके पास अगर कोई ग्राउंड नहीं रहेगा अपील करने के लिए, अपील कर क्यों रहे हो फिर आप। कम से कम आपको 2-3 तो दे, वैसे लॉयर्स है ना 2-3 क्या 5-10 भी दे देते हैं ग्राउंड्स, ठीक है। फिर आपका मान लो कि ये भी लिखा हुआ है जजमेंट अगेंस्ट द लॉ। जो भी जजमेंट थी वो अगेंस्ट द लॉ थी, लॉ कुछ और कहता था, जजमेंट की कुछ और दे दी है, ठीक है। ये मान लो कि हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया। ऐसे से ग्राउंड्स आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना उस केस के हिसाब से आपको ग्राउंड देना है। अब ऐसा नहीं कि आप केस केस में ना ग्राउंड कुछ वैलिड है नहीं, इनवैलिड ग्राउंड दे रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है, ठीक है उसका, तो आपका केस भी डिसमिस हो सकता है, ठीक है। फिर हो जाता है सेकंड लास्ट प्रेयर क्लॉज। प्रेयर क्लॉज में क्या होता है कि भाई एक तरीके से प्रे किया जाता है केस से, जज से, कि भाई जो कन्विक्शन है उसको सेट मतलब असाइड कर दो, या फिर ना हमारी जो सेंटेंस है ना उसको रिड्यूस कर दो, पनिशमेंट को रिड्यूस कर दो, ठीक है। ऐसे प्रेयर होता है, मतलब कि मांगते हैं कि भाई यार, ऐसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी सज़ा को कम कर दिया जाए, ऐसा ऐसा यही प्रेयर क्लॉज है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसका होता है, साइंड बाय द अपीलेंट। जो क्रिमिनल अपील कर रहा है, जो क्रिमिनल अपील कर रहा है उसका सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है उसके नाम के साथ, और वहाँ पे डेट लिखी होती है, ठीक है। नाम, सिग्नेचर और डेट, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया, सॉरी कैसे बनता है, हाँ प्रोसीजर पढ़ लिया हमने, ठीक है। डिटेल प्रोसीजर फॉर क्रिमिनल अपील इन इंडिया। अब इस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसमें। अब हमें ये पढ़ना है, ये हमने प्रोसीजर पढ़ लिया। अब इसके साथ साथ मान लो कि हमने ड्राफ्ट करके दे दिया क्रिमिनल अपील के लिए लीगल डॉक्यूमेंट, ड्राफ्टिंग कर दिया हमने क्रिमिनल अपील की। अब इसके बाद हमने क्या क्या इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस एनेक्सचर क्या क्या आपको लगाने हैं, एनेक्सचर A, B, C, D आपके हिसाब से मतलब लिखे होने चाहिए। मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा कि जो फैक्ट्स ऑफ द केसेस हैं उनमें लिखा होता है कि एफआईआर में क्या हुआ, तो आप एफआईआर में क्या हुआ उसके साथ साथ आप ये भी लिखोगे कि हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एनेक्सचर, कोई भी एनेक्सचर है, हम एनेक्सचर C, B, A, B मतलब सीक्वेंस वाइज बताओगे आप कि एनेक्सचर 1 है। मान लो पहले एफआईआर के बारे में आपने समझाया है, तो आप बताओगे कि एनेक्सचर C में ना, मतलब एनेक्सचर C में हमने एफआईआर की कॉपी भी दी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है, ठीक है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें लगानी ही लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सर्टिफाइड जजमेंट की कॉपी, जो लोअर कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आता है एफआईआर की कॉपी, ठीक है, एफआईआर की जो भी कॉपी है वो आपको लगानी पड़ेगी। तीसरा है चार्जशीट, जो चार्जशीट दायर हुई थी उसमें चार्जशीट में आपको जो पुलिस ने चार्जशीट जो बनाई थी उसकी कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। चौथा जो है एविडेंस डॉक्यूमेंट्स,
एविडेंस डॉक्यूमेंट जो है ना वो हमेशा ध्यान रखना, जो कोर्ट होता है ना हायर कोर्ट, वो एविडेंस डॉक्यूमेंट को मंगवाता है कहाँ से, लोअर कोर्ट से, ठीक है। सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स को मंगाता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपके पास एविडेंस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है ऑलरेडी, यू डू हैव द कॉपीज ऑफ द एविडेंस डॉक्यूमेंट, तो आप उसमें लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है विटनेसेस के स्टेटमेंट। विटनेसेस ने अपने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, मान लो कि कोई इंडिपेंडेंट बहुत सारे विटनेसेस थे उसमें, ठीक है, उस केस में, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए थे आपके खिलाफ, आपके खिलाफ क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे, उनके रिकॉर्ड, मतलब उन स्टेटमेंट्स की आपको कॉपी वहाँ पे देनी पड़ेगी। मान लो कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, उस केस में क्या होता है, मतलब मैक्सिमम टाइप पे ये होता है कि आप अपील करते हो, फिर एक तरीके से ग्राउंड बन जाता है आपका। फिर ये 7वें पॉइंट पे आते हैं, फाइलिंग प्रोसेस इन रजिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रजिस्टर, ये मान लो कि आपकी क्रिमिनल अपील फाइल कहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है, जज के पास जाने से पहले ना आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी ना उसकी। तो ये फाइल होती है कहाँ, ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है कोर्ट का, जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, वहाँ पे, ठीक है। वो पहले क्या करेंगे, वो रिसीव करते हैं आपके उसको क्या बोलते हैं, अपील को, आपकी क्रिमिनल अपील को रिसीव करते हैं, चेक करते हैं, प्रोसेस करते हैं आपके अपील की फाइलिंग को, मतलब कि सारे आपके वेरिफिकेशंस करते हैं कि क्या आपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगाया है कि नहीं, क्यों आप ग्राउंड्स वगैरह सब वो चेक करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद है ना वो जो चीज़ें रहती हैं ना वो फिर जज के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है, उसकी रजिस्ट्री भी होती है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या नए केसेस में, नए क्रिमिनल केसेस में रजिस्ट्री होती है, तो क्या ऑनलाइन होती है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ कोर्ट में नहीं होती है वो चीज़ें, वो एफआईआर के दौरान ही हो जाती है रजिस्ट्री। वो या तो थाने में होगी आपकी, या फिर कंप्लेंट के थ्रू होगी, जो कि वकील लगाता है। कौन सा सेक्शन में बताना, बीएनएसएस के, ठीक है, वो मुझे बताना, ठीक है, कौन से सेक्शन के हिसाब से होता है, ठीक है। और सिविल केसेस में भी ये होता है ना, सिविल केसेस की भी अलग रजिस्ट्री बनी होती है, मतलब कोर्ट में ना 2 रजिस्ट्री होती है, एक तो सिविल के लिए होती है, क्रिमिनल के लिए होती है। क्रिमिनल वाले मेजरली आपके अपील के लिए, रिवीजन के लिए होते हैं, और क्या जो ये होती है सिविल वाली होती है रजिस्ट्री, वो सारे आपके नए केसेस जो होते हैं, ये नए केसेस होते हैं, आप जितने भी नए केसेस वगैरह होते हैं, या फिर अपील वगैरह होते हैं ना, सारी चीज़ें, वो सारे के सारे आपके रजिस्ट्री ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द कोर्ट में ही जाते हैं। उनकी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाई होती है, मतलब पार्टीशन किया होता है, सिविल का अलग होता है, क्रिमिनल का अलग होता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है फाइलिंग प्रोसेस रजिस्ट्री में। तो सबसे पहला होता है, आप सबमिट करते हो अपील पिटीशन को, आप कोई भी वकील हो, आप सबमिट करोगे, ठीक है, उसको। उसके बाद से आप कोर्ट की फीस करोगे, एक वैलिड कोर्ट फीस होती है अपील पिटीशन के लिए, ठीक है। वो कोर्ट फीस कितनी होती है, वैरी करती है कोर्ट टू कोर्ट, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैरी करती है, फिर हाई कोर्ट में ज़्यादा होता है, सुप्रीम कोर्ट में और ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, फाइलिंग क्लर्क चेक। जो क्लर्क जो बैठा रहता है वो सारी ना डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करता है, उसके फॉर्मेट को चेक करता है, डॉक्यूमेंट्स को मिलाता है। अगर कोई भी त्रुटि पाएगी, कोई भी डिफेक्ट पाया गया, सारी सी कुछ भी पाया गया, तो वो रिटर्न कर देगा, वो बोलेगा कि आप करेक्शन करके ले आओ, सिंपल की भाषा में समझे तो, ठीक है। अब इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अपील। सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, उसने चेक कर लिया, सारी चीज़ें सही थी आपकी, तो अब वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन करेगा, किसकी, क्रिमिनल अपील की रजिस्ट्रेशन कर देगा। उसमें क्या होगा, आपको अपील नंबर्स असाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से केस लिस्ट किया जाता है, केस के लिए लिस्टेड किया जाता है जज के पास, मतलब डेट वगैरह के लिए अप्लाई किया जाता है कि इस डेट में आपको लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। अब आता है, चलो ठीक है, एडमिशन हियरिंग। अब इसके बाद मान लो कि आप अगर जुडिशियल इंटर्नशिप आपने किसी ने करी होगी, या फिर सोच रहे हो करने के लिए, तो वहाँ पे आप देखोगे एडमिशन हियरिंग होती है। कोई भी अपील वाले केसेस आते हैं, अगर आप किसी सेशन कोर्ट में करोगे, या फिर हाई कोर्ट में करोगे, किसी जज के अंडर इंटर्नशिप, तो आप देखोगे ना कि कोर्ट पहले क्या एग्जामिन करता है। तो वो कोर्ट पहले ये एग्जामिन करेगा कि आपने जो भी क्रिमिनल अपील के लिए को जो भी अपील करी है, क्रिमिनल अपील करी है, क्या उसके लिए वैलिड मेरिट्स हैं। उसके बाद वैलिड मेरिट्स हैं, मतलब पॉजिटिव मेरिट्स हैं कि क्यों अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब मेरिट्स मन कहे तो ग्राउंड्स, क्या वैलिड ग्राउंड्स हैं। दूसरा हो गया कि क्यों और क्या सच में इस केस को एडमिट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके ये होता है, कोर्ट एग्जामिन करता है। इसके 2 आउटकम्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। या तो कोर्ट क्या करेगा, वो डिसमिस कर देगा एडमिशन ऑफ, किसको, एडमिशन ऑफ क्रिमिनल अपील को,
या तो दूसरा होता है उस केस को एडमिट कर लेगा। ठीक है, एडमिट करने के बाद क्या होता है, वो क्या करेगा, वो नोटिस इशू करेगा किसको, रेस्पोंडेंट को। अब इसके बाद आता है कॉलिंग ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमने तो पहले पढ़ लिया था कि एविडेंसेस वगैरह आपको कॉपी लगानी, लेकिन अब बारी आती है जब कोर्ट में मामला चला गया है तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगा, लोअर कोर्ट जहाँ पे ट्रायल चल रहा था, जहाँ पे जजमेंट हो गई है ट्रायल के दौरान, उससे सारे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपकी डिपोजिशंस है जिनको हम बयान बोलते हैं या फिर अदर लीगल भाषा में समझे तो, लीगल लैंग्वेज समझे तो सॉन टेस्टिमोनी इसको बोलते हैं। ठीक है, बयान जो भी दिए गए हैं उनकी सारी कॉपी वगैरह मंगा लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एप्लीकेशन फॉर बेल। मान लो वेरिफिकेशन हो गई है तो आप अपील के साथ साथ है ना आपको लगानी पड़ेगी क्या, अपील। अगर मान लो को जो भी कन्विक्टेड है, जो गिल्टी पाया गया है, ठीक है, एक्यूज जो है वो गिल्टी पाया गया है, तो जजमेंट हो गई है उसके खिलाफ, ठीक है, लेकिन वो आपकी कन्विक्टेड अभी जेल में बंद है वो, ठीक है, तो आपने अपील करी, तो अपील करने के दौरान ही है ना उसकी एक एप्लीकेशन डालोगे, किसकी, बेल के लिए एप्लीकेशन, उसको हैंड टू हैंड देना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को अगर ये लगेगा कि यार इस केस में ना आपको बेल दे देनी चाहिए तो कोर्ट बेल दे देगा, और या तो कोर्ट को ये लगता है कि उस दौरान के लिए ना, उस टाइम के लिए ना आपके जो भी ये है सेंटेंस है, पनिशमेंट का जो सेंटेंस है ना उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो उस दौरान, ठीक है, अगर कोर्ट को लगे तो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, फाइनल हियरिंग होती है। मान लो कि अपीलेंट भी आ गया, रिस्पोंडेंट भी आ गया, ठीक है, दोनों की तरफ से आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है, अपीलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों की तरफ से होता है। फिर से रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मतलब कि री एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस किया जाता है, ठीक है, इवेल्युएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है सारी चीज़ों को, फिर से वेरीफाई किया जाता है, किसको, आपके विटनेसेस को भी किया जाता है, आपके एविडेंसेस को भी, क्योंकि विटनेस भी तो ऑब्वियस सी बात है आपके एक तरीके से इवेल्युएटेड या फिर कंस्ट्रक्टेड आपके वो है एविडेंसेस है, ठीक है। उसके बाद से पावर ऑफ कोर्ट्स क्या होती है, मान लो सारी आर्गूमेंट्स वगैरह सुन लिया, जज बैठ करके मस्त एकदम, उसके बाद क्या करेगा कोर्ट, या तो कोर्ट करेगा एक्विट कर देगा कि उसको छोड़ देगा, बरी कर देगा, बाइज्जत बरी किया जाता है आपको, या तो अपहोल्ड करेगा कन्विक्शन को कि कन्विक्शन चलनी चाहिए, या तो करेगा मॉडिफाई कर देगा सेंटेंस को कि भाई अगर, या तो बढ़ा देगा, स्टेट ने करा है कि भाई इसकी सज़ा को बढ़ा दो, अगर जज को ये लगता है कि इसकी सज़ा कम करनी चाहिए या फिर सज़ा बढ़ानी चाहिए तो वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है उसमें, ठीक है। या तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि फिर से रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट के ट्रायल से ना जजेस होते हैं या फिर एक्यूज होते हैं ना, वो सेटिस्फाइड नहीं रहते तो वो अपील करते हैं, ऑर्डर रीट्रायल के लिए अभी भी अपील किया जाता है, ठीक है। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगेगा कि रीट्रायल होना चाहिए इस केस में तो वो क्या करेगा, वो रीट्रायल के लिए ऑर्डर दे देगा। इसके बाद आता है जजमेंट, ठीक है, जजमेंट, फाइनल जजमेंट। सो ये पूरा कंप्लीट था हमारा कि क्रिमिनल अपील कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, मामला कोर्ट में कैसे रजिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर लिए हैं इस वीडियो में। छोटा ही वीडियो है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, क्योंकि ये सब ना जो कॉन्सेप्ट्स है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो मुझे खुद समझने में ना बहुत टाइम लग गया था। सो वरना अगर मैं भी बहुत अच्छे से इसको जान रहा होता तो मैं आपको 10 मिनट में बता देता, लेकिन रियलिटी ये है कि 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है, कोई आपको नहीं समझा सकता है। हो सकता है कि ये वीडियो आपको एक बारी में ना समझ में आए तो इसको 2 बारी भी आपको देखना पड़ सकता है। अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से काम नहीं बन रहा है तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ साथ ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक कंसेप्ट सीखा कैसे क्रिमिनल अपील होती है, ठीक है। इस वीडियो में ना मैं अभी नीचे में कमेंट सेक्शन में ही आपको एक पिन कर दूंगा, या तो PDF या फिर एक लिंक, किसकी, एक क्रिमिनल अपील की कॉपी की लिंक जो कि हाई कोर्ट की होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।